नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज के इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं सिंधु नदी के बारे में। जल ही जीवन है। जैसा कि आपने सुना है कि भाई जल है तो कल है। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। लेकिन आज का जो मौजूदा समय है, आज का जो वर्तमान समय है, वर्तमान दौर है, वो टोटल आपका वाटर पर डिपेंड है। और ऐसा ही एक बड़ा विवाद रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में जल को लेकर। और ये जो विवाद रहा है आपका, ये ऐसा विवाद है जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। आज उस विवाद के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे अपने यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में कि कैसे इंडस रिवर से प्रीलिम्स के एग्जाम में या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस रिवर, सिंधु नदी। आप इसका महत्व देखिए, कितना महत्व है। जब यूनानी इंडो ग्रीक्स भारत में आए, इसका इंपॉर्टेंस आप देखिए। तो जब वो लोग भारत में आए तो ये जो इंडस रिवर थी, वो इंडस रिवर को हिंदस कहने लगे। इंडस को वो हिंदस कहने लगे। और इंडस के आसपास का जो टेरिटरी था वहां पर रहने वाले लोगों को कहा गया हिंदू। देखिए इंडस से क्या बना आपका, हिंदस। और हिंदस से ही क्या बना, हिंदू बना आपका। अब आप देखिए, जिस हिंदू समुदाय की बात की जाती है या जिस हिंदू कम्युनिटी की बात की जाती है, वो हिंदू शब्द आपका किससे निकल कर आया है, इंडस रिवर से। कितना बड़ा प्राचीन महत्व है इस नदी का। और आज हम इसी नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं भूगोल में या ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ बिना मैप के पढ़ाना पसंद नहीं करता हूँ। जैसा कि मुझे लगता है कि बिना मैप के ज्योग्राफी आपका इनकम्प्लीट है, अधूरा है। अगर मैप से आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ना तो कोई अपने रिटर्न नोट्स बनाने हैं, ना ही आपको बार बार ज्योग्राफी को रिवाइज करना है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, फिर आपकी ज्योग्राफी पूरे माइंड में, आपके माइंड में बनी रहेगी। चलिए मैप बनाते हैं इंडस रिवर का। इंडस रिवर के मैप के लिए पहले आपको इंडिया का, नॉर्दर्न इंडिया का मैप बनाना होगा। हाँ, जितने मैप की हमें नीड होगी उतना ही ड्रॉ करेंगे, बाकी ड्रॉ नहीं करेंगे। बस इतना, इतने ही मैप की नीड है। ये आपका अरेबियन सी, इंडिया, पाकिस्तान। और यहाँ पर आपका एक लेक है, तिब्बत वाले पोर्शन में एक झील है। और इस झील का नाम क्या है, मानसरोवर लेक। जैसा मैं ब्रह्मपुत्र में बता चुका हूँ, मानसरोवर लेक। और यहाँ पर एक माउंटेन है आपका, कैलाश माउंटेन, एक रेंज है आपकी, कैलाश रेंज। देखो एडिशनल पॉइंट, कैलाश रेंज जो बेसिकली रेंज है किसकी है, ये ट्रांस हिमालय की। और ये वही कैलाश पर्वत है जहाँ पर भगवान शिव जी विराजमान है। अगर हम बात करें, कैलाश पर्वत की एक परिक्रमा होती है, जिस परिक्रमा पर हर साल हजारों श्रद्धालु जाते हैं। तो वो जो परिक्रमा है, वो जो आपका एक यात्रा है, वो इसी कैलाश माउंटेन की यात्रा है, कैलाश पर्वत की यात्रा है। और इसी कैलाश रेंज के बॉटम में एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। और इसी लेक से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। वो रिवर कौन सी है, वो है आपकी अपनी इंडस रिवर। ये आपकी इंडस रिवर, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर लेक से। अब कुछ नदियां हैं, कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र की हम लोगों ने पढ़ी थी, तो उसकी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पर ये अगर हम ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ये आपकी ट्रिब्यूटरी किसकी हो गई है, ये सब इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर दे देंगे हम यहाँ पर, लिखना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वैसे ही आपको डायग्राम बनाना है जैसा मैंने यहाँ पर बनाया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलिए, फर्स्ट फर्स्ट ट्रिब्यूटरी की हम बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में आपका एक लेक है, वेरीनाग लेक, और वहां से निकलती है ये, नाम क्या है इसका, झेलम रिवर। ठीक है, यहाँ पर हम इस टाइप से लिख लेंगे इसे, ये आपका इंडिया, झेलम, यहाँ पर इसका ओरिजिन। और यहाँ पर इस पर कौन से वाटर प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, रिवर, ओरिजिन, और उस पर डैम या प्रोजेक्ट कौन सा है। पहली रिवर है आपकी झेलम, ओरिजिन होता है इसका वेरीनाग लेक, वेरीनाग या शेषनाग, या आपका शेषनाग। ऐसा नहीं हिंदी में इसका नाम शेषनाग है और इंग्लिश में वेरीनाग, ये हिंदी में इसमें लिखा आपको कि भाई वेरीनाग भी हिंदी में, शेषनाग भी, वेरीनाग या शेषनाग दोनों एक ही लेक है, वहां से इसका ओरिजिन होगा। वहां से ओरिजिन होने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर जब ये रिवर आपकी फ्लो करते हुए जम्मू एंड कश्मीर में पहुंचती है, तो इसी रिवर पर एक झील है, छोटी सी एक लेक है आपकी, जिस लेक का नाम है बुलर लेक। और बुलर लेक आपकी कौन सी नदी पर है, ये आपकी झेलम नदी पर है। खास बात, भारत में वैसे तो बहुत सारी लेक हैं, अगर हम लेक की बात करें तो लेक को दो टाइप में डिवाइड किया गया है बेसिकली। और वो जो दो टाइप हैं आपके, वो वाटर की एल्किलिटी पर डिपेंड करता है कि वाटर में आपका सॉल्ट की मात्रा कम है या ज़्यादा है। उस एल्किलिटी के बेस पर लेक को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका, जिसे कहा जाता है आपका मीठे पानी की झील। ठीक है, दूसरी जो लेक है आपकी वो है खारे पानी की झील। अब मीठे पानी का मतलब ये नहीं हुआ कि भाई पानी में क्या है आपका, चीनी घोल दी गई है। ठीक है, चीनी घोल दी गई है या रस घोल दिया गया है, इसका ये कतई मतलब नहीं है। मीठे पानी का मतलब फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी है। और ताज़ा पानी क्या होता है, जब नदी फ्लो करती है, तो जब नदी फ्लो करती है तो उस फ्लो करते हुए पानी को फ्रेश वाटर कहा जाता है, ताज़ा पानी कहा जाता है। ठीक है, सुना होगा आपने कल कल करता पानी। अब जो कल कल करता पानी होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। तो जब ये नदी यहाँ से फ्लो करेगी, फ्लो करते करते जब ये इस लेक से पास होगी, तो इस लेक का वाटर भी कैसा है, फ्रेश है, ताज़ा है। और ताजे पानी की या फ्रेश वाटर की ये भारत की सबसे बड़ी लेक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुला लेक। रिवर कौन सी है, झेलम। चलिए, अब डैम कौन सा है इस पर, तो अगर हम डैम की बात करें, उरी डैम, उरी बांध। जैसा कि मोस्टली आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि एक मूवी आई थी आपकी, उरी, हाउस द जोस। एक डायलॉग था उसका जो इतना पॉपुलर हुआ था कि देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला हाउस द जोस, और सब लोग चिल्लाते थे ग्रेट, ये वो, उस टाइप से कि भाई जोश हमारे अंदर भरा हुआ है, कूट कूट का भरा हुआ है। तो वहाँ पर एक उरी सेक्टर है, आर्मी बेस सेक्टर है, जहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। और वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उससे उरी इतना पॉपुलर हो गया था कि भारत के हर बच्चे बच्चे की जुबान पर उरी था। और उसी प्लेस उरी पर एक डैम बना हुआ है, एक वाटर प्रोजेक्ट है, जो किसका प्रोजेक्ट है, झेलम रिवर का। ठीक है, ये मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सेकंड नंबर पर चिनाब। अगर हम चिनाब की बात करें तो चिनाब रिवर आपकी जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा नीचे आपका हिमाचल प्रदेश है, और वहां पर एक पास आपका बारालाचा पास।
बारालाचा पास या बारालाचा दर्रा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए फिर एक न्यू वर्ड, दर्रा। पास। पास क्या है? पास वो जो आप हो जाते हैं, भाई आप पास नहीं हो पाए, फेल हो गए, वो वाला पास नहीं है ये। बहुत से लोग समझते हैं पास, पास का मतलब कि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो और आपको दूसरी गाड़ी को ओवरटेक ओवरटेक करना है, तो दूसरे वाले ने आपको पास दिया कि चल निकाल दे भाई, पहले तू ही निकल जा। तो ये वो पास नहीं है। ये आपका एक ज्योग्राफिकल टर्म है, एक भौगोलिक टर्म है, शब्दावली है, और इसका मतलब समझिए आप। ये आपका एक पहाड़ है, ये एक पॉइंट है आपका, और ये बी पॉइंट है। आपको ए से बी तक जाना है। अब ये तो है नहीं कि आप शक्तिमान है कि भाई एक बार घूमे और घूमते ही आप ए से बी पर पहुंच गए। अब ये तो पॉसिबल है नहीं आज की दुनिया में कि हर आदमी शक्तिमान हो या कोई भी शक्तिमान हो। तो फिर क्या करेंगे? फिर आप इस पहाड़ को ए से बी तक जाने के लिए पहाड़ी को कट करेंगे, और कट करने के बाद क्या बनाएंगे? एक रास्ता बनाएंगे। और ये जो रास्ता होगा, ये रास्ता क्या कहलाता है आपका? पास कहलाता है, दर्रा कहलाता है। दो टाइप के होते हैं ये रास्ते, एक मैन मेड और एक नेचुरल। एक वो दर्रा जो आदमी अपनी सुविधा के अनुसार बनाता है, दूसरा वो दर्रा है जो आपका नेचुरल जो एक्टिविटी होती है, जैसे नदी वगैरह, बाढ़ वगैरह आ गई है, क्लाउड बर्स्टिंग, या बादल फट गए हैं, तो बादल के फटने से रास्ता बन गया, नदी में बाढ़ आने से रास्ता बन गया, तो वो कहलाएगा आपका नेचुरल पास। तो यहाँ पर एक पास है, और नेचुरल पास है जिसका नाम है बारालाचा पास। वहां से निकलती है आपकी कौन सी नदी? चिनाब नदी। तो पास आपके समझ में आ गया होगा, पास मतलब आपका अ नैरो पाथ बिटवीन टू माउंटेन्स, दो पहाड़ों के बीच संकरा रास्ता, क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। चलिए अब चुनाव के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ वैसा ही आप अपने रजिस्टर पर नोट करते रहना। ठीक है, फिर नहीं भूलेंगे आप। ये यहाँ पर दो रिवर है, चंद्रा, और एक का नाम है भागा। ऊपर की चंद्रा, नीचे की भागा, बीच में बारह लाचा दर्रा। और ये दोनों नदियाँ यहाँ पर आकर मिल जाती हैं, और तब इसका नाम होता है चिनाब। मतलब दो नदियों के ट्रिब्यूटरी से, सॉरी, दो नदियों के जॉइंट्री से एक रिवर बनती है, जिस रिवर का नाम क्या है? चिनाब नदी। क्लियर है? वाटर प्रोजेक्ट। आए दिन भारत और पाकिस्तान के बीच इस रिवर के वाटर प्रोजेक्ट को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है। अगर हम बात करें इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी में से एक है चिनाब। और इस पर जो वाटर प्रोजेक्ट है जिसका आए दिन पाकिस्तान अपोज करता रहता है, कौन कौन से वाटर प्रोजेक्ट हैं? फर्स्ट, सलाल। दूसरा है बगलीहारी। फिर एक है दुलहस्ती। तीनों वाटर प्रोजेक्ट, अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें या यूपीएससी की बात करें, तो स्टेट पीसीएस में बार बार इन पर क्वेश्चन बनते हैं कि दुलहस्ती, बगलीहारी, सलाल किस नदी पर है। मैचिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो बार बार आते हैं। और अब तो यूपीएससी का एक नया ट्रेंड और आ गया है कि कितने पेयर आपके राइट होंगे। ठीक है, चार पेयर देगा वो, और उसमें पूछेगा कितने पेयर आपके राइट हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक तो यहाँ लगनी नहीं है। पहले एलिमिनेशन एक ऐसी टेक्निक थी कि बच्चे ने एक ऑप्शन को बाहर कर दिया, बाकी अगर एक ऑप्शन को बाहर किया उसने, तो उसके बाद वो ऑप्शन अपने चेक कर लिया करता था कि अगर ये पॉइंट स्टेटमेंट बाहर है तो कितने ऑप्शन में ये स्टेटमेंट नहीं है। और उस एलिमिनेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट उठा ले जाता था। अब यूपीएससी है, हर साल पैटर्न चेंज करती रहती है। हर साल उसे 800 से 900 के बीच में, 800 से 1000 के बीच में ही कैंडिडेट को लेना है। तो इस बार क्या क्या है, इस बार वो पेयर को देखेगा कि कितने पेयर आपके सही हैं, कितने पेयर आपके गलत हैं। ये नया ट्रेंड आ गया यूपीएससी का। और यहाँ एलिमिनेशन लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए, और वो तब होगी जब आप सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा बारीकी के साथ पढ़ेंगे, बारीकी के साथ क्रिटिसाइज करेंगे। तो चलिए, सलाल, बगलीहारी, दुलहस्ती कहाँ पर है? चिनाब पर। क्लियर? अब हम बात करते हैं इस रिवर के बारे में। ये जो थर्ड नंबर की रिवर है, रावी नदी।
कौन सी है ये? रावी। ठीक है। रावी जो ओरिजिनेट होती है ये होती है रोहतांग पास से। अगेन रोहतांग पास। अगेन एचपी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। वहां से निकलती है आपकी रावी नदी। वाटर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक डैम है आपका, मैं इसे हटा देता हूँ, रावी नदी पर थीन डैम, थीन बांध। ये आपको ध्यान रखना है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ इसे, थीन बांध। यहाँ पर एक चीज आपको गौर करनी है, इस डैम के पीछे जो आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, जो प्राकृतिक जलाशय है, वो प्राकृतिक जलाशय है रंजीत सागर रिजर्वायर। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। रिजर्वायर का नाम लिख लेना यहाँ पर, रंजीत सागर रिजर्वायर। ठीक है। पंजाब के एक महाराजा थे आपके, महाराजा रणजीत सिंह, और महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर इस रिजर्वायर का नाम रखा गया है रंजीत सागर। आर फोर रावी, आर फोर रंजीत सागर। क्लियर है? एक वीडियो में बता भी चुका हूं, अपने एक लेक्चर में बता चुका हूं आपको, 1846, 1846, 1846 में जो सिख किंगडम था, जो सिख एम्पायर था आपका, वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ चुका था। और जब वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ चुका था, तो उसके बाद ये ऊपर का पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर का सारा टेरिटरी ब्रिटिश क्राउन के पास था। उससे पहले ये आपका सिख एम्पायर के या सिख किंगडम के पास था। तो वहीं सिख किंगडम के एक पॉपुलर किंग थे रणजीत सिंह, उन्हीं महाराजा को या उन्हीं किंग को ट्रिब्यूट करते हुए नाम रखा गया है रंजीत सागर डैम। अब इधर आ जाइए फिफ्थ नंबर की। इससे पहले ये देख लेते हैं फोर्थ नंबर की, व्यास। मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये सारा नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया होगा तो इसे थोड़ा सा वीडियो को बैक करना, बैक करने के बाद देखना। फोर्थ नंबर, व्यास रिवर। ठीक है। व्यास रिवर का ओरिजिन अगेन रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। ठीक है। इस पर अगर हम डैम की बात करें तो इस पर डैम है एक आपका पोंग डैम, और एक है आपका हरीके डैम। पोंग बांध और हरीके बांध। देखो ये जो नॉलेज आपको दी जा रही है, ये जो क्लासें हैं, ये जो पॉइंट है आपके, अगर किसी भी इंडिविजुअल बुक में ये सारे कॉन्सेप्ट आप ढूंढने की कोशिश करोगे, चाहे आप मदर ऑफ ज्योग्राफी खुल्लर की बुक ले लो या माजिद हुसैन सर की बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो आप पर्टिकुलर, वहाँ पर इस तरीके से मैपिंग से कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है। मैपिंग है ही नहीं। मैपिंग के नाम पर वैसे एक मैप गूगल वाला उठाकर कॉपी किया हुआ है, या सेम ये सारे पॉइंट आपके बुक में डिस्क्राइब नहीं किए गए। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस क्लास का इम्पोर्टेंस आपके लिए क्या है। हर चीज़ को आपको बारीकी से नोट करना है, हर चीज़ को आपको बारीकी से समझना है। दो बांध है, पोंग बांध और हरी के बांध। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बेनिफिट को लेकर अपने एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प ले सकें इस वीडियो की। तो अब यहाँ पर देखिए आप, जब ये रिवर आपकी यहाँ पर मिलती है कौन सी नदी से? सतलज रिवर से। नीचे सतलज है, ये अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक कैनाल निकाली गई है। ये जो आपका डैम है यहाँ पर, हरीके डैम, यहाँ से एक कैनाल निकाली गई है, और इस कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर। और ये हम कैनाल को थोड़ा बहुत नीचे ले गए, नीचे नहीं है ये, यहाँ पर ये कैनाल यहाँ तक है बस। कहाँ तक है ये, कहाँ पर है? राजस्थान में। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बना है, यूपीएससी ने या स्टेट पीसीएस ने क्या इस पर क्वेश्चन पूछा है? कैनाल का ओरिजिन होता है आपका पंजाब से, नहर आपकी पंजाब से निकाली गई है, लेकिन इसके वाटर का जो फायदा है, इसके जो
इरिगेशन का फायदा है, बेनिफिट है, वो बेनिफिट है राजस्थान को। तो गौर कीजिए, निकाली पंजाब से गई है, लेकिन इससे जो इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है, वो कहाँ पर होती है आपकी, वो राजस्थान में होती है। और इसका बेनिफिट देखिए आप, क्या बेनिफिट है। जब से ये कैनाल आपकी ऑपरेट हुई है, जब से इसका ऑपरेशन इसका स्टार्ट हो गया है, इसके द्वारा सिंचाई स्टार्ट हो चुकी है, तब से यहाँ पर आपका जो वर्षा की मात्रा है या प्रिसिपिटेशन आपका, वो ज़्यादा हो गई है। रीजन क्या है? नहर से सूखे क्षेत्रों को सिंचित किया गया, सूखे क्षेत्रों को सिंचित करने के बाद में वहाँ पर फसलें हुई, फसलें होने के बाद वहाँ पर आपके वेजिटेशंस ग्रो किए, वनस्पति का उदय हुआ, और फिर धीरे धीरे उन वनस्पति के थ्रू क्लाउड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो वो पेड़ पौधे थे, उन पेड़ पौधों से क्या हुआ, जो विंड होती है, हवा होती है, हवा चली और हवा के कारण बादल वहां तक आने लगे। और जब वहां पर क्लाउड या बादल आने लगे तो वहां पर क्या है, वर्षा की मात्रा बढ़ने लगी। और पिछले एक दशक या एक डिकेड की बात करें तो वर्षा की जो मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ प्रिसिपिटेशन है, वो बढ़ी है। किसकी वजह से? इंदिरा कैनाल की वजह से। और ये कैनाल किस नदी से निकाली गई है आपकी? ब्यास से। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ रिवर हमारी सतलुज। अब आप देखिए, ये इंडिया के बाहर तिब्बत वाला पोर्शन है, और तिब्बत वाला पोर्शन है, यहाँ पर एक लेक है आपकी, राकस ताल। नाम क्या है इसका? राकस ताल। इस राकस ताल से ये रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है और फाइनली इंडिया में एंटर होती है। फाइनली कहाँ पर एंटर होती है? इंडिया में। यहाँ पर एक पास है आपका, एक दर्रा है। यूपीपीसीएस की अगर हम बात करें या बीपीएससी की बात करें तो उनका फेवरेट क्वेश्चन है कि सतलज रिवर भारत में प्रवेश किस पास या किस दर्रे के थ्रू करती है। तो यहाँ पर एक दर्रा है आपका जिसका नाम है सिप किला पास। सिप किला दर्रा, सिप किला दर्रा के थ्रू सतलज रिवर भारत में प्रवेश करेगी। और भारत में प्रवेश करने के बाद पंजाब वाला रीजन है, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है डायरेक्टली पंजाब को, वो सतलुज रिवर से होता है। और इस पर कुछ डैम भी बनाए गए हैं, बड़े वाटर प्रोजेक्ट भी हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। ओरिजिन में आप लिख लेना, राकस्ताल, सतलुज पे प्रोजेक्ट देखते हैं कौन सा है पहला। भाखड़ा नांगल डैम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। भाखड़ा नांगल के बाद में आपका नाथप्पा, नाथप्पा झाकरी डैम। फिर इस पर कोल प्रोजेक्ट। ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट हैं जो आपके किस रिवर पर हैं? सतलुज रिवर पर हैं, सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल डैम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब भाखड़ा नांगल डैम को समझिए आप। भाखड़ा नांगल डैम बेसिकली सतलज रिवर पर बना है, बट इसका जो रिजर्वॉयर है, इसका जो जलाशय है, आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है, वो तो है आपका एचपी में। रिजर्वॉयर इसका एचपी में है, और डैम जो है इसका, वो आपका पंजाब में है। देखिए, जो मेजर भाखड़ा नांगल डैम है, मेन डैम आपका पंजाब में है, लेकिन रिजर्वॉयर उसका जो है वो कहाँ पर है? वो हिमाचल प्रदेश में है। नेम उसका गोविंद सागर। सिख गुरु थे आपके, 10वें गुरु थे गोविंद सागर। तो गोविंद साहब को या गोविंद साहब के लिए या उन्हें सम्मान देने के लिए इसका नाम रखा गया है गोविंद सागर। और डैम पंजाब में, और ये गोविंद सागर आपका हिमाचल प्रदेश में। कुछ समय पहले आपने सुना था वन लाइनर अगर अप्रोच की हम बात करें, आजकल यूपीएससी में वन लाइनर अप्रोच का चलन बढ़ा है। जो आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, वो वन लाइनर अप्रोच पे बेस होते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अब ऐसा नहीं कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बना, वो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या था? टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे लंबा डैम।
पहले कुछ समय पहले भारत के सबसे लंबे डैम की जब चर्चा की जाती थी, बात की जाती थी, तब भाखड़ा नांगल डैम को प्रेफरेंस मिलता था। बट अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो टिहरी डैम, अगर टॉलेस्ट डैम की बात की जा रही है आपकी, टिहरी डैम 271 मीटर, 271 मीटर ऊंचाई है इसकी, टिहरी डैम की। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ना कि भाखड़ा नांगल बांध। क्लियर? आगे सतलुज के प्रोजेक्ट हो गए, भाखड़ा नांगल, नाथप्पा झाकरी, कोल। क्लियर है? अब थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर। ये आपकी रिवर इंडस रिवर, ठीक है। और ये उसकी ट्रिब्यूटरीज थी। और यहाँ पर आपका अरेबियन सी, अरब सागर। चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप स्टेट पीसीएस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस में कम से कम 10 से 15 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। रेंज, माउंटेन रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। दो रेंज हैं आपकी, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। ये रिवर आपकी लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच फ्लो करती है। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन को देखिए आप, यूपीएससी में भी कुछ समय पहले ये ट्रेंड में रहा है। इंडस रिवर के साउथ में कौन सी रेंज है, या इंडस रिवर के नॉर्थ में कौन सी रेंज है? अगर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होगा। और हम बात कॉन्सेप्ट की कर रहे हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं आज वो कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं। और कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप हर चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे। क्लियर है? और सबसे बड़ी बात, हम पढ़ते किस चीज़ के लिए हैं? हम पढ़ते हैं सभी सफल होने के लिए। और सफलता तभी मिलती है जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं। ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। शिक्षक का काम है आपको एक अच्छा कंटेंट देना, आपका काम है उस कंटेंट को फॉलो करना, और उस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इन चीज़ों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो। जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज। अब जब हमने ट्रिब्यूटरी की हम बात कर रहे थे, ये जो ट्रिब्यूटरी थी आपकी, कितनी ट्रिब्यूटरी थी यहाँ पर आपकी? 5 ट्रिब्यूटरी थी जिनके बारे में हम पढ़ चुके थे। ये पांचों ट्रिब्यूटरीज आपकी बेसिकली पंजाब से क्रॉस होती हैं, पंजाब से पास होती हैं, जिस कारण उस स्टेट का नाम क्या रखा गया? 5 नदियों के दोआब वाला स्टेट। 5 नदियों के दोआब वाला स्टेट मतलब पंजाब। फाइनली यहाँ मिठन कोट, पाकिस्तान में मिठन कोट एक प्लेस है जहां पर जाकर ये पांचों नदियां ब्रह्मपुत्र, सॉरी, इंडस रिवर में मिल जाती है। तो ये कौन से हैंड की ट्रिब्यूटरी हो गई है? जब आप डायरेक्शन की बात करेंगे, अब ये देखिए आप, ऊपर राइट हैंड, नीचे लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट साइड वाली है। लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी। क्या राइट साइड पर भी है? तो राइट साइड की जो ट्रिब्यूटरीज है इसकी, वो काफ़ी छोटी छोटी है, माइनर ट्रिब्यूटरीज हैं। तो वो आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। फर्स्ट श्योक, काबुल, गिलगित, खुर्रम। ठीक है? ये जो राइट हैंडेड ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, वो आप ऐसी, श्योक नदी, काबुल नदी, गिलगित, खुर्रम। हिंदी में मैं लिख देता हूँ इन्हें, खुर्रम, श्योक। क्लियर है? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं इंडस रिवर और
इंडस रिवर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच पनपे विवाद को। जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है आपका, वो डिस्प्यूट क्या है, क्यों पनपा, रीजन क्या है? 1947, 1947 में जब दोनों देशों का विभाजन हुआ, दोनों देशों का पार्टीशन हुआ। पार्टीशन होने के बाद इंडस रिवर के पानी को लेकर दोनों देशों में लगातार तनातानी बनी रही, खींचतान बनी रही। और खींचतान ये थी कि पाकिस्तान अपने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपनी औकात से ज़्यादा बात करता है। पाकिस्तान को ज़्यादा पानी चाहिए था। पाकिस्तान ने कहा कि इंडस रिवर के वाटर पर उसका अधिकार है, और भारत सरकार चाहती थी कि पाकिस्तान के रेशियो में या पाकिस्तान के हिस्से में जो पानी आए, वही पानी केवल पाकिस्तान को दिया जाए। दोनों देशों के डेलीगेशन मेंबर्स आपस में मिलते रहे। डेलीगेशन कभी इंडिया आए, कभी डेलीगेशन मेंबर पाकिस्तान गए। फाइनली एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक बीच का एक कॉन्क्लूजन निकाला गया, और उस कॉन्क्लूजन को एक संधि कहा गया, एक ट्रीटी कहा गया, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। और ये जो ट्रीटी थी आपकी, ये थी 1960, 1960 में। चलिए इस ट्रीटी को देखिए क्या है। इंडस, झेलम, चिनाब। अगर हम इधर की बात करें, व्यास, रावी, सतलुज। अब जैसा मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको, इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज थी लेफ्ट हैंडेड, तो वहाँ पर आप देखिए, पहली ऊपर की इंडस, इंडस के बाद झेलम, झेलम के बाद आपका चिनाब। ये तीन रिवर आपकी ऊपर की रिवर हो गई। उसके बाद ये देखिए, रावी, व्यास, सतलुज। तो अब इन सारी नदियों को, इन सारी रिवर को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। और ये जो बेसिकली दो ग्रुप थे, इन ग्रुप के अकॉर्डिंग पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। चलिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो देखिए। पाक, इंडिया। ऊपर की जो नदियां रहेंगी आपकी, 20% जो वाटर रहेगा आपका, या उसे आप इस तरीके से लीजिए, ये हटा दीजिए। वो उस वाटर पर अधिकार रहेगा इंडिया का। 80% वाटर पर अधिकार रहेगा आपका पाक का। अगर इन तीन नदियों के पानी की बात की जाए, तो यहाँ पर 80% जो वाटर है, उस पर अधिकार रहेगा इंडिया का, और 20% वाटर पर अधिकार रहेगा पाकिस्तान का। ठीक है। अब ये 20%, 80%, ये क्या है? मतलब अजीब सा लगा होगा कि है क्या, ये पहले से समझिए है क्या। भारत में इंडस रिवर या उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, उनका जो पानी फ्लो करता है, उस पानी को हम क्यूसेस में मेजर करते हैं। वो जो पानी है आपका, पानी का जो फ्लो है, उसे हम क्यूसेस में मेजर करेंगे। और क्यूसेस में मेजर करने के बाद उस टोटल पानी की क्वांटिटी को, एनुअली क्वांटिटी को हम दो रेशियो में डिवाइड कर देंगे। एक रेशियो रहेगा आपका 20% का ऊपर की नदियों का, और एक रहेगा 80% का। 80% जो वाटर रहेगा उस पर कंट्रोल रहेगा पाकिस्तान का। मतलब भारत सरकार क्या करेगी, इन तीन नदियों पर अपने मेजर वाटर प्रोजेक्ट या डैम नहीं बनाएगी। इन पर मेजर डैम या मेजर प्रोजेक्ट अगर भारत सरकार बनाती है, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में इस मुद्दे को ले जा सकता है, और जिस कारण भारत सरकार को 80% वाटर को रिलीज करना पड़ेगा। और आप गौर कीजिए,
अगर हम इंडस की बात करें तो इंडस पर भारत सरकार का एक वाटर प्रोजेक्ट है, निम्मो बाजगो। और ये प्रोजेक्ट आज भी डिस्प्यूटेड है। आज भी इस प्रोजेक्ट पर भारत और पाकिस्तान का डिस्प्यूट बादस्तूर जारी है। पाकिस्तान ये कहता है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन किया है, जबकि भारत सरकार इसे एक जायज़ या वैलिड ठहराता है। अगर हम बात करें झेलम की, तो झेलम पर जो आपके प्रोजेक्ट हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। पूरी और तुलबुल दोनों आपके डिस्प्यूटेड हैं। दोनों आज भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट का कारण है। अगर चिनाब की बात करें तो चिनाब पर कौन सा है आपका? सलाल, दुलहस्ती, बगलीहारी। ये भी तीनों मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ये तीन प्रोजेक्ट आपके चिनाब को हैं, लेकिन यहाँ पर मेजर प्रोजेक्ट भारत सरकार नहीं बनाएगी। अगर ब्यास की बात करें इन तीन नदियों की, तो यहाँ पर 80% वाटर पर कंट्रोल किसका रहेगा? इंडिया का रहेगा। और 20% वाटर पर कंट्रोल रहेगा आपका पाकिस्तान का। यहाँ पर भारत सरकार को मेजर वाटर प्रोजेक्ट को बनाने का पूरा अधिकार रहेगा, और भारत सरकार यहाँ पर अपने मेजर वाटर प्रोजेक्ट बना सकती है। और यही आपकी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 है। अगर मौजूदा परिदृश्य को देखा जाए, मौजूदा स्थिति को देखा जाए, छः की छः रिवर को अगर आप कंक्लूड करते हैं तो 20% और 80% रिवर को अगर डिवाइड कर दे, तो यहाँ पर 20% वाटर केवल इंडिया यूज कर रहा है, और बाकी 80% वाटर आपका पाकिस्तान को दे रहा है। ये हमारे देश की सरकारों का रहमो करम है, जिससे आपका पाकिस्तान में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ के जो क्रॉप्स वगैरह, फसलें वगैरह हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बाधित ना हो। लेकिन एक्चुअल में जो ट्रीटी के अकॉर्डिंग भारत को पानी मिलना चाहिए था, वो पानी आज भी अपने हिस्से का हम भारत सरकार या हमारा देश पाकिस्तान को दे देता है। और यही हमारे देश का बड़प्पन है, यही हमारे देश की संस्कृति है, यही हमारे देश की कल्चर है। हम भले ही भूखे रहें, हम भले ही खाना ना खाएं, हम भले ही पानी ना पिए, लेकिन हम कभी भी अपने पड़ोसी का अहित नहीं चाहते हैं। हम कभी भी अपने पड़ोसी को भूखा सोने नहीं देंगे। और इसी कल्चर, इसी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस वाटर ट्रीटी को आज भारत सरकार फॉलो करती है। तो ये हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस कंटेंट को फैलाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। मिलते हैं, अगला जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो टॉपिक फिर एक हिमालयन रिवर को लेकर रहेगा। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से ना चाहते हुए भी विदा ले रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।